अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा रिफाइनरी फॉर कैपिटल गेन। कल के सेशन में रोजनामा के अंदर उससे पहले मिड डे में भी मोइज ने ये चीज बताई थी कि रिफाइनरी सेक्टर में एक अच्छे कैपिटल गेन का हमें चांस मिल सकता है। और फिर रोजनामा के अंदर भी हमने मार्केट के लेवल्स भी बताए थे और स्टॉक्स भी बताए थे कि जिनके अंदर अच्छे कैपिटल गेन के चांसेस मिल सकते हैं। और अगर आप आज का भी मिड डे देखें तो उसके अंदर भी जब टॉप पे था रिफाइनरी सेक्टर उस वक्त भी स्टॉक्स भी रिकमेंड किए गए और लेवल्स भी बताए गए जो कि 178 का था और जहां पे जाके हमने बताया था कि आपने बाइंग करनी है। मुइज मैं आपकी तरफ आऊंगा और ये भी बताइएगा आज कि रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जिस तरीके से कैपिटल गेन आया और जो स्पेसिफिक आपने स्टॉक्स बताए थे वो किस लेवल तक गए और फिर सेलिंग भी आपने करवाई, तो ओवरऑल आज का सेशन भी कैसा था, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखिए, क्योंकि रोजनामा तो हम मार्केट के बाद रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे शेयर मैं बताता हूँ। लेकिन अगर उनका मोमेंटम पॉजिटिव होता है तो नेक्स्ट डे ओपनिंग भी पॉजिटिव होती है। तो जी। रोजनामा को देख के और जब जो लेवल्स मैंने बताया था उसको देख के आपने मॉर्निंग में बाइंग करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि रात को मैंने बताया रोजनामा में कि 49 रुपीज पर क्लोजिंग आई है पीआरएल की और अगले दिन खुला ही 52 रुपए, तो आपने 52 पे ले लिया। ऐसे नहीं करना होता, नीचे आने का वेट करना होता है। तो प्रॉपर आप जो बाइंग कर सकते हैं वो हम मेरा मिड डे मूव देख के कर सकते हैं। कल मिड डे मूव जब था मैंने 48 पर आपको बाइंग का कहा था। अटक रिफाइनरी 920 था। नेशनल रिफाइनरी हमारे पास 420 रुपए था। तो यहाँ पर और हम्म। सिनर्जी 10 रुपए 20 पैसे के आसपास था। तो यहाँ पर मैंने कल मिड डे मूव के अंदर बाइंग का कहा था और कल पूरा हमने ये डिस्कशन किया। और आज मिड डे मूव के अंदर मैंने बताया कि प्रॉफिटिंग करनी है रिफाइनरी के अंदर भी और पूरी मार्केट के अंदर भी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिटिंग आएगी। अगर मार्केट में सस्टेन किया तो और ऊपर जाएगी, नहीं तो फिर मार्केट नीचे आ सकती है और नीचे ही आई मार्केट। और रिफाइनरी सेक्टर में जो मैंने 48 पर कल बाइंग कराई थी पीआरएल की, वो आज 53 52 की एवरेज से तमाम मेरे क्लाइंटों ने भी सेल किया और होपफुली आप लोगों ने भी सेल किया। और जिन लोगों ने मेरे कहने पर बाय किया था, अटक रिफाइनरी 970 का हाई लगाया तो 950 960 तक आप सेल कर सकते थे। फिर एंड में 915 तक किसी ने सेल कर दिया। नेशनल रिफाइनरी में 440 तक का टारगेट मिला हमें और सिनर्जी 11 रुपए के ऊपर कंटिन्यूसली हमें सेल करने का मौका दे रहा था। तो अच्छी खासी प्रॉफिटिंग आज हुई है मार्केट के अंदर। और अगर मैं सिर्फ मार्केट के बारे में बताऊं तो सिर्फ 200 पॉइंट मार्केट प्लस बंद हुई है, जबकि आज का जो हाई था मार्केट का वो 2400 पॉइंट था, 1,78,000। और यहीं पर मिड डे मूव बनाया था मैंने और 176 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 2000 पॉइंट नीचे आ गई। अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में भी आई और हमारे क्लाइंट या फिर हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने भी प्रॉफिट टेकिंग की, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। एक अचीवमेंट है हमारे लिए बेसिकली। एब्सोल्युटली अचीवमेंट है और इसीलिए हमारे शोज रेगुलरली आ रहे होते हैं रोजनामा और उसी का फॉलो अप। फिर मिड डे के अंदर भी हम प्रॉपर स्ट्रेटजीज और स्पेसिफिक स्टॉक्स भी मोइज ने आप सबको बताया था। इसी तरह हम आगे भी स्पेसिफिक सेक्टर्स और स्टॉक्स आपको बताते रहेंगे, बस आप लोगों ने सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। प्लीज थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि जैसे रिफाइनरी सेक्टर का मोइज ने बताया कि कैपिटल गेन और लेवल्स भी बताए और स्पेसिफिक स्टॉक्स भी बताए, क्या ये रिफाइनरी सेक्टर का चलना, ये जो रिफाइनरी अपग्रेडेशन पॉलिसी के बारे में बातें आ रही थी, वाज दैट द रीजन जिसकी वजह से चला, या कोई और स्पेसिफिक रीजन थी रिफाइनरी सेक्टर के चलने के लिए? और साथ ही मैं एक चीज कनेक्ट करूंगा, इज इट जस्ट गुड फॉर द कैपिटल गेन या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी रिफाइनरी सेक्टर के अंदर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स रख सकते हैं? आपके लास्ट सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम ये भी सिर्फ कैपिटल गेन पे नहीं आता ना, स्टॉक जी। मार्केट में आपकी यील्ड कितनी बनती है वो भी बड़ा मैटर करते हैं। आपको डिविडेंड कितना आ रहा है, तो रिफाइनरी इस तरह पे आउट नहीं करता, तो आपकी यील्ड नहीं है यहाँ पे, आपको कैपिटल गेन अच्छा मिलता है। तो जब आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो अगर आप किसी ऐसी रिफाइनरी में चले गए जिसमें आपका कैपिटल गेन नहीं बना, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पड़ जाएगी, फिर आपका जो टाइम एंड बाकी चीजें और फिर रुपी डिवैल्यूएशन, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि हम रिफाइनरी पे चले जाएं, लेकिन आपको कैपिटल गेन मिलता है और शॉर्ट टर्म में आपको मिल गया। और यही हमने रोजनामा में बात की थी कि आपको कैपिटल गेन मिल सकता है। आज हमने जो सेलिंग भी देखी वो दैट वाज जी। प्रॉफिट टेकिंग। देखिए, आप एक चीज 48 पे लें और 53 पे बेचने का मौका मिले तो आप बेचेंगे, आपको एक दिन में 2 दिन में पैसे बन रहे हैं। देखिए, 48 अच्छा। रुपीज कल ही आया था 48 भी, वरना तो यस। अगर हम देखें हम्म। तो एक हफ्ते पहले 38 का, एक से 2 हफ्ते पहले यस। 38 था। यस। सिनर्जी 8 रुपए यस। था। तो बहुत मेजर कैपिटल गेन मिले इसके अंदर। और मैं ये बात मुझे ऐड भी करता हूँ, हमने पीआरएल को बहुत टाइम फंसे हुए देखा है। पीआरएल मुझे याद है बिल्कुल। जब हम लोग 2000 आई थिंक क्या था, 24 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी। जब पीआरएल ने एक रैली की थी, दिसंबर का टाइम था जब म्यूचुअल फंड की सेलिंग थी, उसके बाद पीआरएल 24 एंड यस। एक, उसके बाद वो फंसा था, फिर बहुत टाइम फंसा रहा था। और आज हम देखते हैं तो अब देखें कैपिट, अब आप यही आपके सवाल का जवाब है। हम्म। अब किसी ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी कि लिया उसने ट्रेड के लिए था पीआरएल, जो लोग ले रहे थे वो हम्म। ट्रेड के लिए ले रहे थे क्योंकि मोमेंटम सॉलिड था, लेकिन अब आपका पैसा स्टक हो गया एंड अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी चल जाएगी, पैसे दे देगी, लेकिन कोई पे आउट उस तरह नहीं है, रिफाइनरी में कोई इस तरह की हील्ड नहीं है, तो आपका कैश स्टक हो सकता है। लेकिन अब जब रिफाइनरी मोमेंटम आया, आपको ट्रेड भी कराया, आपको एक अच्छे मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम में जहां उसकी एंट्री बनती थी उसने पैसे बना के भी दिए। सो जब वो चला है तो उसके बाद उसमें प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी और उसमें सेलिंग भी आएगी, लोग अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे। जहां तक आपका सवाल था कि रिफाइनरी पॉलिसी, सो यस, जब तक चीजें आ रही होती है ना, जैसे अभी एक खबर आ रही थी कि जो हनी वेल यूएस टेक कंपनी हनीवेल, है, बिल्कुल। वो
वो उन्होंने एक पूरा प्लान प्रपोज किया है फॉर रिफाइनरी अपग्रेडेशन, क्योंकि हमारे यहाँ जो हाइड्रो स्किमिंग है और जो पुरानी रिफाइनरी है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो फर्नेस ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करती है, और हम अगर यूरो 5 टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करते हैं तो हमें इक्विप रिफाइनरी चाहिए, बेहतर रिफाइनरी चाहिए। तो उन्होंने पूरा प्लान प्रपोज किया है। कब वो मटेरियलाइज होता है, रिफाइनरीज, नेशनल रिफाइनरी की खबर आ रही थी कि किस तरह अपग्रेडेशन के पास 1.2 बिलियन डॉलर्स इंजेक्ट करते हैं, किस तरह अपग्रेड करते हैं। सो यस, रिफाइनरी पॉलिसी ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से रिफाइनरी में एक मोमेंटम बन रहा है, लेकिन ये कब मटेरियलाइज होगा? जब मटेरियलाइज हो जाएगा उसके बाद विल सी, यहाँ पे एक रैली करेगी रिफाइनरीज, और उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आएगी, क्योंकि फॉर द लॉन्गर रन फिर वो एक प्रोसेस होगा जिसमें रिफाइनरी अपग्रेड होंगी, रिफाइनरीज बेहतर होंगी, फिर रिफाइनरीज के मार्जिन्स बेहतर होंगे, एंड देन फिर हम रिफाइनरीज की बैलेंस शीट्स पे वो चीजें रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे। बिल्कुल ठीक है मुफीस, मैं आपके पास आऊंगा। ऑयल और जियोपॉलिटिकल टेंशन को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, वैसे तो डेली बेसिस पे कर ही रहे होते हैं। मुझे थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जैसे रिफाइनरी सेक्टर को हमने इस तरह आपने बताया, हमने कंटिन्यूअसली बाइंग भी करवाई, सेलिंग भी करवाई, कोई और सेक्टर हमें इतना अट्रैक्टिव नजर आ रहा है कि जिसमें मजीद ट्रेडर्स को चांस मिले इसी हफ्ते के अंदर मजीद कैपिटल गेन के लिए? देखिए, इसी हफ्ते के अंदर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और उस स्पेसिफिक सेक्टर की न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये रिफाइनरी सेक्टर तो न्यूज़ के अंदर था, तो मार्केट नीचे जी जा रही थी, ऊपर जा रही थी, उसको फ़र्क नहीं पड़ा था, उसके अंदर प्रॉपर ट्रेडिंग का मौका मिल रहा था और कैपिटल गेन मिल रहे थे। लेकिन एज़ ऑफ नाउ हमारे पास कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसके अंदर हमें कोई अच्छी खासी ट्रेडिंग का मौका मिले। लेकिन जो केमिकल सेक्टर है उसके अंदर 2 स्क्रिप्ट्स हैं, लोटे केमिकल और जीसीआईएल। मुझे लगता है कि इनके अंदर आपको कैपिटल गेन्स या ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है, लेकिन इट मे टेक टाइम, क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोटे केमिकल का रिज़ल्ट अच्छा है। प्लस हमें मार्केट भी देखनी होगी, अगर मार्केट चलेगी तो इनके अंदर आपको ट्रेडिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट को साइड में रख के ये दोनों शेयर अच्छे चलें। तो अभी ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, लेकिन हाँ, रिफाइनरी सेक्टर ही क्योंकि वापस नीचे आया है हमें, कल हम अगेन देखेंगे, कल अगर और नीचे हमें बाइंग का मौका मिला तो मिड डे मूव में मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊँगा कि आप बाइंग कर सकते हैं रिफाइनरी के अंदर अगेन। वो इस लॉट कैम को तो बड़े अरसे से हमने एक ही लेवल के 20s के अंदर पे स्टक उसको रहते देखा है। ठीक है, वो डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन काफी ज्यादा हम डिस्कशन कर रहे थे लॉट कैम के ऊपर भी। लॉट कैम किस बेसिस पे आपको एक लॉन्गर होराइजन पे भी और एक स्विंग के लिए अट्रैक्टिव लग रहा है? इस बारे में जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और 20 में नहीं 30 में फँसा हुआ था ये शेयर हमारे पास लोटे केमिकल। और रिसेंटली ही 33 रुपए का हाई लगाया था, उसके बाद फिर रिजल्ट आया और रिजल्ट वाले दिन ही 28 रुपए 60 पैसे का लो लगाया और फिर 31 रुपए 50 पैसे का हाई लगाया। ₹1.5 का डिविडेंड हाफ ईयरली में दिया है। पिछले साल ईयर एंड के अंदर इसने ₹5 का डिविडेंड दिया था और ₹30 का शेयर है। आप खुद सोचें कि इतनी डिविडेंड यील्ड इसकी है। तो डिविडेंड अच्छा दे रहा है, प्लस इस बार क्वार्टरली अर्निंग ₹1.87 की आई है। और अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज कि यही वाली अर्निंग हमारे पास 3 क्वार्टर और आ जाती है, तो साल की हमारे पास जो है तकरीबन ₹7 की अर्निंग बन जाती है। हम्म, ₹7 की अर्निंग हम्म, वाला शेयर अगर ₹30 में आपको मिल रहा है, तो वो ऑब्वियसली बहुत सस्ता मिल रहा है। तो इसलिए इसके अंदर बाइंग अपॉर्च्युनिटी है और ग्रुप भी अच्छा था, इसको ठीक बहुत है। सारी कंपनीज़ बिड भी कर रही थी बाइंग करने के लिए। तो अच्छा है, डिविडेंड भी आपको देगा और स्लो स्लो कैपिटल गेन भी दे जाएगा। ठीक है मोइस, एक और चीज मुझे बताइएगा कि जैसे हमने देखा, खैर एक तो जब मार्केट साइडवेज या करेक्शन भी ले रही थी तब भी हम अपनी ऑडियंस को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज बताते रहे थे। जैसे हमने रिफाइनरी के बारे में बताई, उससे पहले भी हम अपने सेशंस में कवर करते थे। एक चीज मुझे बताइएगा कि अभी हमने जैसे इलेक्ट्रिकल केबल गुड सेक्टर या टेक्सटाइल स्पिनिंग के इन सेक्टर्स को भी चलते देखा, तो एक दिन की फ्लक्चुएशन या मोमेंटम से बेस किया जा सकता है कि इसमें अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या कोई बैकिंग होती है पीछे कुछ चीजों की जिससे आपको कंफर्म एक कन्विक्शन मिलती है कि हाँ इस सेक्टर में मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ? देखिए, स्पेसिफिक कंपनीज़ के अंदर आप स्विंग खेल सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है गुल अहमद है। गुल अहमद को जो सुपर टैक्स है उससे बचत मिल जाएगी क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं। मुझे एक चीज़ ये पता है और अभी क्योंकि वो नीचे में आया हुआ है, पहले ₹30 गया था, ₹35 तक गया था, लेकिन अभी ₹26-27 मिल रहा है। तो अगर मैं स्विंग करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे स्लो-स्लो परचेज़ करना शुरू करूँगा। ऑब्वियसली एक ही शॉट में मैं बाय नहीं करूँगा सारे, 25% फिर 25% इस तरह से स्लो-स्लो 26-27 में मैं बाय करूँगा। मेरी एवरेज ठीक है। ₹27 के आस-पास ही आएगी सपोज़। और मेरा टारगेट होगा कि महीने 2 महीने के अंदर वो 30-32 रुपए हो जाए, यानी कि 10-15% अगर 1 महीने 2 महीने के अंदर दिखता है, तो वो अच्छा। तो जो सेक्टर्स नहीं चल रहे हैं उनके अंदर आप स्विंग के माइंडसेट से काम कर सकते हैं। और अगर स्कैल्प करना जी चाहें या इंट्राडे करना चाहें तो आप प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम लगेंगे। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हमें ट्रेडिंग का मौका देते हैं। जैसे कि आपने केबल एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर कहा, तो पाक इलेक्ट्रॉन ने आज बहुत जी। अच्छा मौका दिया ट्रेडिंग का। ₹42 था, वहाँ से हम्म, 43-50 तक का हाई लगाया। तो ₹1.5 की मूवमेंट उसने दे दी। अगर आप रुपया 50 पैसे भी अगर एक शेयर में लेते हैं अ, या फिर जी। परसेंटेज अगर हम देखें तो 2% का रिटर्न भी आपको चाहिए, तो स्कैल्प या ट्रेड का मौका तो आपको डेली अलग-अलग शेयर्स के अंदर मिल रहा होता है। और ये जो डिफरेंट बाइंग एंड सेलिंग होती है, क्विक ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, ये टीम स्टॉकिफाई करवाती है। तो इसके लिए हमारा ग्रुप भी है, ट्रेड विद स्टॉकिफाई, जिसमें आपको बाय टुडे सेल टुमारो की बेसिस पे ट्रेडिंग करवाई जाती है और प्रॉपर तरीके से एंट्री और एग्जिट भी करवाई जाती है। रजिस्टर करना बहुत ही आसान है। आपने व्हाट्सएप करना है 0336244466 और टीम आपको तमाम तफसीलात से गाइड कर देगी। मूवीज, हमने थोड़ा सा ऑयल और एक्सप्लोरेशन सेक्टर को भी डिस्कस किया था। मारी से रिलेटेड हमारे पास खबर आ रही है कि उन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है
पेट्रोसिन जीएसपी टर्मिनेशन का, इस न्यूज के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ अगर आप बता दें। अच्छा, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन मारी एनर्जीज एंड पेट्रोसिन सीएनजी प्राइवेट लिमिटेड, और ये ठीक है। बेसिकली ये था कि एक परचेज सेल एग्रीमेंट था जिसमें मारी ने सप्लाई गैस सप्लाई करनी थी और इन्होंने कमर्शियली उसको यूज करना था। हुआ ये था कि जब भी कोई कंपनी किसी एग्रीमेंट में जाती है ना, तो हमेशा वो एक थर्ड पार्टी को रखती है एज एन आर्बिट्राज, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो एक न्यूट्रल पार्टी उसको रिजॉल्व कर दे इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ डोमेस्टिक कोर्ट्स पर रिलाई किया जाए। और ये होता है प्रोफेशनली, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ये सब चीजें होती हैं। सो व्हाट हैपेंड वाज कि उसकी लीगैलिटी थोड़ी इस तरह की थी कि अगर तो वो अपना लाइसेंस को रिन्यू नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। तो मारी ने, क्योंकि उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था, तो मारी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। तो फिर वो गए, ये केस हुआ जिसमें एक आर्बिट्राज हुआ, एक इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स होती है जिसमें फिर सारी पार्टी जो डिस्प्यूट होता है जिनकी पार्टीज के बीच में, वो जी। जाती हैं, उस चीज को सॉर्ट करती हैं। प्रॉब्लम ये था, हमारी इज ऑफ अ थॉट कि क्योंकि इन्होंने अपना लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया जो कि जरूरी था हम्म, फॉर अस टू प्रोवाइड गैस टू देम, इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। वो हमारे पास उस कॉन्ट्रैक्ट में था, और उन्होंने फिर वो जो डैमेजेस थे और पेट्रोसिन ने वो क्लेम किए कि नहीं हमें गैस चाहिए वगैरह वगैरह। तो बेसिकली मारी ने उसको रिजेक्ट किया कि अभी खबर ये आ रही थी कि जो पेट्रोसिन है उन्होंने वो आर्बिट्राज गए, मॉडल पे गए एंड देन उन्होंने पार्टीज इन्वॉल्व की एंड ये केस चलेगा। तो मारी ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया था इट वाज लीगल, और वो इसलिए किया था क्योंकि उनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ था। तो इट्स ओके, मतलब ये नथिंग इम्पैक्टफुल, कोई इतना इम्पैक्टफुल नहीं है ये चीज। ये तो दो कंपनीज के बीच में, कि दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया कि आप मुझे गैस प्रोवाइड करें, और अगर मैं सिर्फ तब तक करूंगा जब तक आप अपना लाइसेंस रिन्यू करते रहेंगे, नहीं करेंगे तो मैं रोक लूंगा वगैरह वगैरह। आपने नहीं रिन्यू किया तो मैंने नहीं दिया, तो उनको वो आगे आर्बिट्राज में चले ठीक गए। है, ये इट्स नथिंग वरी अबाउट। बिल्कुल ठीक है। मेरा आप दोनों से ही सवाल होगा और दोनों ही जो नए आईपीओज आए उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मुफीस, पहले तो एसपीएसएल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके बारे में कुछ नेगेटिव खबरें भी आई थी और जो कंपनी ने बाद में डिनाई कर दी थी, लेकिन जानना मैं ये चाहूंगा ऑडियंस के लिए कि जो 22-23 रुपए के लेवल पे फंस चुके हैं स्टॉक के ऊपर, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और लॉन्गर होराइजन पे आप एसपीएसएल को कैसा देखते हैं और कंपैरेटर्स को मद्देनजर रखते हैं? तो जब आईपीओ आता है, हमेशा मैंने बात की है, बात क्या होता है कि रिपीटेड फील होती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वही होता है उस बात का कि आईपीओ में जब लोग आते हैं तो वो जल्दी पैसा बनता है आईपीओ में, इसलिए आते हैं। अब जो तो जल्दी बना के एग्जिट कर जाते हैं वो कर जाते हैं, और जो फिर उसमें रह जाते हैं अक्सर फंस जाते हैं। कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं। इन द लॉन्ग रन सारे आईपीओ से अच्छा ही परफॉर्म किया बाय द वे। अब आप गनी डेयरीज के साथ एक बैड लग हो गया था कि जंग हो गई, जब उन्होंने लिस्ट किया तो वो लोग फंस गए थे, बट मोस्टली आईपीओ से अच्छा परफॉर्म किया। अब हम फॉरन, अब 2-2 महीने में अगर आप देखें तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है या जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो सब भी पार्ट प्ले करती हैं। फिर ऑयल सेक्टर, ये सब चीजें पार्ट प्ले करती हैं। एसपीएसएल का रिजल्ट आएगा तो डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है, करेक्ट मुइज? तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर डिविडेंड पे आउट वगैरह करता है तो आपको कुछ पे आउट मिल जाएगा, कुछ आपको एग्जिट का मौका मिल जाएगा। और जब हम देखते हैं कि जब रिजल्ट आता है ना, क्योंकि जून क्लोजिंग भी है, फिर यहाँ पे सेशन बड़ा वॉलेटाइल होता है कि बोर्ड मीटिंग से लेके रिजल्ट तक, रिजल्ट से लेके फिर अनाउंसमेंट तक, तो वो बड़ी फ्लक्चुएशन चलती है। तो वहां पे आपको एग्जिट का मौका मिल सकता है, तो फिर आप एग्जिट कर लीजिएगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया तो फिर आपको डिविडेंड हो सकता है मिल जाए। और वैसे भी एसपीएसएल के जो लास्ट थर्ड क्वार्टर की हमारे पास अर्निंग आई थी, वापस वो ₹1, और वैसे भी जो लास्ट हमारा जो क्वार्टर था, थर्ड क्वार्टर एसपीएसएल का, उसकी अर्निंग भी अच्छी आई थी। ₹1.21 की क्वार्टरली अर्निंग है और ₹3.20 की तकरीबन 9 महीने की अर्निंग आई थी हमारे पास। और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि ₹1.20, ₹1.30 की अर्निंग, तो तकरीबन भी 4.5-5 रुपए की अर्निंग बनती है पूरे साल की, और 18-17 रुपए का शेयर मिल रहा है, तो बिल्कुल अच्छा है। और डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है, 1.5 से 2 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर देती है कंपनी, तो इसके शेयर प्राइस को हम अगेन ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और एक और जो नया इन्वेस्टर होगा उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। जब एसपीएसएल 19 रुपए का लॉन्च हुआ है, 18 रुपए का लॉन्च हुआ है मार्केट के अंदर, और वापस से आपको 17.5 में अगर मिल रहा है, उससे भी सस्ता मिल रहा है 18 में, आपको पता है कितनी जल्दी लोगों ने बाइंग की थी। और आई थिंक फर्स्ट ऐसा आईपीओ था जो शुरू के 5 से 10 मिनट के अंदर ही 100% सब्सक्राइब हो गया था। तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग कर सकते हैं एसपीएसएल के अंदर। ठीक है। और मोहित, जिन्होंने 22 से 23 रुपए के लेवल पे लिया हुआ है वो भी मजीद इसको एवरेज आउट कर सकते हैं, अभी की बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि ठीक है। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स को भी ग्रुप भी स्ट्रांग है और रिकॉर्ड जो है इस पे अच्छी इसकी बुक बिल्डिंग हुई थी। तो मूवीज सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स के बारे में भी बताएं कि एक लॉन्गर होराइजन पे इसकी आउटलुक भी आपको किस हद तक फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है। ऑफ कोर्स आगे जब रिजल्ट्स आएंगे तो बेहतर पता चलेगा। इट्स अ गुड कंपनी, बट आई थिंक आप सर्विस की जो पेरेंट कंपनी है ना, आप वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। वहां पे भी आपको एक अच्छा गेन मिल जाएगा, क्योंकि सर्विस लॉन्ग मार्च के भी जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होगा वो उसकी पेरेंट कंपनी में जाएगा।
सो अगर हम सिर्फ सर्विस लॉन्ग मार्च की बात करते हैं एसएलएम टायर्स की, तो दैट्स क्योंकि अगेन हमने बात की थी ना कि यही सिर्फ ऑपरेट कर रहे हैं कमर्शियल लार्ज व्हीकल्स में या फिर एक्सपोर्ट करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत हाइप सब सबने ही इसका आईपीओ मोस्टली लोगों ने, हमने भी बोला था कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा और हुआ लोगों को। तो यस लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, लेकिन सर्विस का जो ग्रुप है, आप सर्विस इंडस्ट्री सर्विस ग्लोबल फुटवेयर में भी आपको जगह मिल सकती है। तो सर्विस ठीक है, ओवरऑल ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। हम स्ट्रेटेजी जो हफ्तानामा में पूरे हफ्ते की बताते हैं दैट इज वन थिंग, लेकिन जब भी किसी सेक्टर के अंदर किसी स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी हम आपको साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं और मजीद आपको आगाह करेंगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या तो मिड डे में या आपको रोजनामा या पल्स में हमारे शोज के अंदर हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। मुइस, अगले 3 दिन के हवाले से स्ट्रेटेजी में जाना चाहूंगा और कौन सा सेक्टर आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है इस बारे में भी बताइएगा। देखें, क्योंकि रोजनामा हमारा डेली का शो है, तो डेली के अंदर हम डेली की मार्केट डिस्कस करेंगे। तो फॉर नाउ अगर हम डेली देखते हैं तो फिर हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव है और उसने आज एक सॉर्ट ठीक ऑफ है, करेक्शन देखें, कोई भी शेयर ना सीधा ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर जाता है पर थोड़ा नीचे आता है, फिर अगेन ऊपर जाता है, फिर अगेन उसके अंदर रैली बनती है। तो रिफाइनरी सेक्टर के ब्रेकआउट क्योंकि ऑलरेडी हो चुके हैं, सबने अपने जो है वो 1 साल के हाईस को ब्रेक कर दिया है, तो ब्रेकआउट शेयर्स ने दे दिए ऑलरेडी। अब ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉफिटिंग आई है, फिर अगेन चलने के चांसेस मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप बाय कर लें, चलने के चांसेस अगर होंगे तो कल मिड डे मूव के अंदर आपको बता दिया जाएगा। नहीं तो फिर जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही सुबह-सुबह पता चल जाएगा कि कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर सेलिंग करनी है। और जहाँ तक पूरी मार्केट की बात है, वहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन या फिर मार्केट 175 या 173 वाला जो हमारा सपोर्ट एरिया है, वो वापस से एक बार टच कर सकती है, क्योंकि ऑयल प्राइस वापस से बढ़ना शुरू हो गई है और इस वक़्त 83.80 चल रहा है, यानी कि $84 के पास चल रहा है। और अगर 87 ब्रेक कर दिया तो फिर ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर 87 से नीचे आ जाता है, तो फिर यहीं पे ही $80 के पास, $85 के पास ही सेटल डाउन करेगा। लेकिन अभी देखने वाली बात है कि ऑयल जाता कहाँ है, और अभी तक कोई भी हमारे पास स्टेबल टॉक से ऊपर बातें नहीं आ रही है। एक न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर मेडिएशन टॉक्स जो हैं वो होने जा रही है ट्यूसडे वाले दिन। लेकिन कन्फर्मेशन उसकी एज़ सच कोई नहीं है, और सिलसिला जो अटैक्स का है वो अभी भी चल रहा है। तो इट्स बेटर कि आपके पास कैश ज़्यादा हो और शेयर्स कम हो। मुइज़, ऑयल प्राइसेस की मुइज़ ने बात बताई है, तो ऑन ग्राउंड अगर हम देखते हैं यूएस ईरान की टेंशंस तो दोबारा फ्लेयर अप हो रही है, एक तरफ फीडस्टॉक्स की बात चल रही है। ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स में कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे हमें कुछ इंपैक्ट लगता है कि ऑयल प्राइसेस यहाँ से मजीद ऊपर, जैसे आपने पहले भी बताया था कि मुइज़ भी बता रहा था कि 97 तक भी एक पॉसिबिलिटी है जाने की। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई है रिसेंटली हमारे पास? घंटे-घंटे तो खबर बदल जाती है। एक तो ये हम रोज़नामा में कोई बात करके जाए, 2 घंटे बाद कोई नई ट्वीट आ जाएगी। सो आई आई वुड चूज़ नॉट टू कमेंट, बिकॉज़ मैं कोई लेट्स से हम्म, बात करूँ जिससे मैं ये इंडिकेशन दूँ या इस तरह का ओवरव्यू दूँ कि शायद ऑयल नीचे आ जाए, लेकिन शो जब डले तो उसपे पता चले कि कोई खुदा ना खास्ता अटैक हो गया या कोई इस तरह की चीज़ हो गई जिससे ऑयल बढ़ जाए, तो वो फिर एक सेंटिमेंट भी खराब करता है। तो सिर्फ यही है कि आप ऑयल की प्राइसेज़ को देखें, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग पे न्यूज़ आने से पहले वहाँ पे चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ अगर वो जैसे मुझे बताया ना ऑयल प्राइसेज़ ऊपर जा रही हैं, तो कैश में ज़रा अपने आप को रखिएगा। ऑयल प्राइसेज़ नीचे जा रही है, तब भी कैश होना ज़रूरी है आपके पास, सो दैट आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है। ये नहीं कि अगर आप ट्रेडर हैं, आपका कैश बिल्कुल ही ना हो। अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हंट करने के लिए कैश आपके हाथ में होना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक टेंशन्स की बात है, कुछ खबरें मैंने ऐसी देखी थी जहाँ पर आ रहा था कि कुछ चीज़ें सेटल्ड हो रही हैं। कुछ खबरें मैंने अभी ऐसी देखी हैं, शो से पहले 1-2 घंटे पहले देखी थी, जिसमें आ रहा था कि ईरान ने यूएस के डेटा सेंटर्स पे बहरीन की साइट पे, कुवैत की साइट पे अटैक किया है अमेज़न के सर्वर्स पे, जहाँ पे उनके जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज किया है। और ईरान हैज़ बीन वेरी अ वेरी आई वुड से कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि वो ये बार-बार बात कर रहे हैं कि हम यूएस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करेंगे, जिसमें अमेज़न है, माइक्रोसॉफ्ट है, सारे डेटा सर्वर्स हैं, जिससे आपकी जो ग्लोबल हम्म, पेमेंट्स हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं, सर्विसेज़ इफेक्ट हो सकती हैं। और वो जस्ट नॉट कि यूएस कंपनीज़ को इफेक्ट करेगा, वो ग्लोबल एक पूरे ऑर्डर को डिसरप्ट करेगा, क्योंकि हमने ये पहले भी देखा था जो पाकिस्तान में सादा पे या नया पे जैसी मर्चेंडाइज़ मर्चेंट्स वगैरह थे पेमेंट के, वो डिसरप्ट हो गए थे बिकॉज़ ऑफ उनके सर्वर्स वहाँ पे थे। तो अभी तक जो खबरें आई हैं उसमें ये था कि उन्होंने अटैक किया है उनके सर्वर्स पर, आगे भी कह रहे हैं कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, बट कहीं न कहीं ये खबरें भी आती हैं कि चीज़ें सेटल डाउन होंगी, नेगोशिएशंस होंगी। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने कही कि कैश फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसी तरह हमने कल रोजनामा भी अपॉर्चुनिटी बताई जो आई, तो इसी तरह हम अपडेट करते रहेंगे। फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास कैश हो ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी है आप उसको ग्रैब कर सकें। और इसी के साथ हमारी से आपकी मुलाकात होगी कल। एक तो चीज़ ऐड कर दूँ मैं साथ आपके शो क्लोज़ करने से पहले, हाँ, और वो सिर्फ़ ऑडियंस का थैंक यू है, जो मैं देख रहा होता हूँ, कमेंट्स भी पढ़ रहा होता हूँ, आप लोग देख रहे हैं शो को, प्यार दिखा रहे हैं। अच्छा लगता है हमें ये देख के, और हम अपना प्रॉमिस नहीं भूले, जहाँ पे हमने आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी है। मैं ऑलरेडी पूरी टीम से बात कर रहा हूँ, दे नो इट। चाहे आपको प्रेज़ेंटेशंस के थ्रू बताना हो, इनकम स्टेटमेंट्स के थ्रू बताना हो, ये हमारा प्रॉमिस है और हम इसको डिलीवर करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, तो कहीं न कहीं चीज़ें 19-20 डिले आ जाते हैं।
बट प्रॉमिस जो है वो इंटैक्ट है। कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह कि इस संडे को हफ्तानामा में आपको चीज़ें समझानी शुरू करें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं, आपकी कंपनीज़ को भी देख रहे होते हैं और आप सबका बहुत शुक्रिया शो से जुड़े रहने के लिए। आपको वैल्यू इस शो में मिलती रहेगी इंशाल्लाह। जी साहब। और हमसे आपकी मुलाकात होगी कल रोजनामा की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।